और गरीब सहेली की दोस्ती। गौरी और बिंदिया दोनों बचपन की बहुत ही अच्छी दोस्त थी। गौरी के पिता बहुत बड़े व्यापारी थे, वहीं बिंदिया बहुत गरीब परिवार से थी, लेकिन फिर भी दोनों सहेली में बिना किसी भेदभाव की बहुत ही गहरी दोस्ती थी। बिंदिया, ये देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ, चॉकलेट। ये मेरे पापा दुबई से लेकर आए हैं, तू खाएगी तो तुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। हाँ गौरी, ये बहुत ही अच्छा है। गौरी, मैं भी तेरे लिए कुछ लेकर आई हूँ, ये देख, ये मक्के का भूजा। वाओ, ये तो मेरा फेवरेट है। बिंदिया, तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। ऐसे ही समय बीतता रहता है। गौरी के पिता अपने बिजनेस को लेकर शहर में हमेशा हमेशा के लिए शिफ्ट हो जाते हैं। आज गौरी का गांव में आखिरी दिन था। गौरी, रोना बंद कर, मैं यही तो हूँ गांव में, मैं थोड़ी कहीं जा रही हूँ। तू जब भी गांव आएगी तो मैं तुझे यहीं मिलूंगी। अब रोना बंद कर और जा, वहाँ जाकर अच्छे से पढ़ाई करना। ये ले, मैं तेरे लिए मक्के का भूजा लेकर आई हूँ। बिंदिया, शहर में मुझे तेरी बहुत याद आएगी, लेकिन माँ बाबा की वजह से मुझे जाना पड़ेगा। अपना ख्याल रखना बिंदिया। उसके बाद गौरी उस गांव और अपनी बचपन की दोस्त को छोड़कर हमेशा के लिए शहर चली जाती है और वहीं रहकर पढ़ाई करने लगती है। ऐसे ही 10 साल बीत जाते हैं। इस बीच गौरी को बिंदिया की बहुत याद आती है, लेकिन पढ़ाई की वजह से वो गांव नहीं आ पाती। ऐसे ही कुछ साल और बीत जाते हैं। गौरी शहर में डॉक्टरी की पढ़ाई करने लगती है और वो बहुत ही जल्दी एक डॉक्टर बन जाती है। डॉक्टर बनने के बाद गौरी फिर से अपने गांव आती है और गांव आते ही वो अपनी दादी से पूछती है, दादी, बिंदिया कहाँ है, वो कैसी है? अरे बिंदिया, यही है। वो कौन सा भागी जा रही है, मिल लेना। पहले अपनी दादी से भी कुछ बातें कर ले। ये देख, मैं तेरे मनपसंद की खीर बनाई हूँ। नहीं दादी, मैं ये खीर बाद में आके खाऊंगी, अभी मैं बिंदिया से मिलकर आती हूँ। गौरी भागते हुए बिंदिया के घर जाती है। बिंदिया के घर की हालत बहुत ही ज्यादा जर्जर हो चुकी थी। उसका पुराना घर जगह जगह से ढह रहा था। बिंदिया, बिंदिया! गौरी की आवाज सुनकर उस घर के अंदर से एक बीमार सी लड़की बाहर आती है, जिसके चेहरे पर दुखों की अनगिनत छाइयां पड़ी होती है। जवान और सुंदर शरीर दुख और चिंता में समय से पहले ही झुलस चुकी थी। उसके आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ गए थे। शरीर में हड्डी के सिवा कुछ नहीं बचा था। बिंदिया की ये हालत देखकर गौरी की आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है। अरे गौरी, तू अब यहीं खड़ी रोती रहेगी या अंदर भी आएगी? अंदर आना। उसके बाद गौरी अंदर आ जाती है। बिंदिया, काकी कहीं नजर नहीं आ रही? ये सुनकर बिंदिया रोने लगती है। गौरी, तेरे जाने के बाद जैसे मेरी दुनिया ही उजड़ गई, सब कुछ खत्म हो गया। गौरी, माँ को कैंसर हो गया था और कुछ ही सालों में वो मुझे छोड़कर चली गई। मैं किसी तरह अपने इस बेजान शरीर को जिंदा रखने के लिए दूसरों के घरों में झाड़ू पोछे का काम करने लगी। बाकी तो मेरा छोड़, तू बता, तू कैसी है? तू डॉक्टर बनी कि नहीं? मुझे माफ कर दे बिंदिया, तेरे साथ इतना सब हो गया और मुझे किसी बात की खबर तक नहीं लगी। मैंने तेरे बारे में जानने के लिए तुझे कितनी बार तार भिजवाया था, लेकिन तुम्हारा कोई जवाब ही नहीं मिला। वो सब छोड़, ये बता, शहर में सब कैसे हैं? अभी तू यहाँ रुकेगी या चली जाएगी? सब बढ़िया है बिंदिया, और तुझे पता है मैं डॉक्टर बन चुकी हूँ। कल मेरी एक बहुत ही अर्जेंट मीटिंग है, लेकिन अब मैं गाँव तुझसे हमेशा मिलने आया करूँगी। अब तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं आ गई हूँ ना। और हाँ, अब से तुझे दूसरे के घरों में काम भी नहीं करना पड़ेगा। अब से तुम यहीं पास के स्कूल में छोटे बच्चों को पढ़ाओगी। तेरे बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। भगवान करे तू ऐसे ही खूब तरक्की करे। अरे जल्दबाजी में तो मैं तुझे चाय तक पूछना भूल गई। तू यहीं बैठ, मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं बिंदिया, मुझे चाय नहीं पीनी, मुझे तेरे हाथ का वो भूजा खाना है। अच्छा, तो यहीं बैठ, मैं लेकर आती हूँ। उसके बाद दोनों सहेली काफी देर तक बैठकर बातें करती है। गौरी के आने के बाद बिंदिया के चेहरे पर एक बार फिर से मुस्कुराहट आ गई थी। गौरी जाने से पहले बिंदिया के घर की अच्छे से मरम्मत करवा देती है और उसे स्कूल में नौकरी लगवाकर शहर चली जाती है। कुछ दिनों बाद बिंदिया को एक लड़का विवेक मिलता है। बिंदिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। देखो, मुझे गलत मत समझना, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। प्लीज बिंदिया, मान
मान जाओ। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मेरा पीछा छोड़ दो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, अब हटो मेरे रास्ते से। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी, आसमान में बिजली कड़क रहे थे। तभी अचानक से कोई बिंदिया के घर का दरवाजा खटखटाता है। बिंदिया जब दरवाजा खोलती है तो दरवाजे पर मुखिया का बेटा शराब के नशे में झूलता हुआ वहाँ आता है। बिंदिया, आखिर कब तक तुम अकेली इस घर में रहोगी? कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के अंदर आने की? मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से। तभी मुखिया का बेटा बिंदिया को जमीन पर जोर से धक्का देता है और उसे जमीन पर नीचे गिरा देता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। बचाओ बचाओ। तभी उधर से वही लड़का विवेक आता है। कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई बिंदिया के साथ जबरदस्ती करने की? उसके बाद विवेक मुखिया के बेटे को बहुत ही ज्यादा मारता है। विवेक, छोड़ दो इसे वरना ये मर जाएगा। विवेक, जल्दी से तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। अगर मुखिया को पता चला कि तुमने उसके बेटे को मारा है तो वो तुम्हारे साथ कुछ भी गलत कर सकता है। प्लीज यहाँ से चले जाओ, वे लोग बहुत ही ज्यादा बुरे हैं। नहीं बिंदिया, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे घर से टोली में लेकर जाऊंगा। वे लोग ये बातें कर ही रहे थे, तभी उधर से और भी गुंडे आ जाते हैं और विवेक को पकड़ लेते हैं। बिंदिया, तुम जाओ यहाँ से। नहीं विवेक, मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। तभी उधर से एक बदमाश विवेक को गोली मार देता है। बिंदिया, भागो बिंदिया। नहीं नहीं विवेक, मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। कोई है, मेरी हेल्प करो। बिंदिया, मेरे पास समय बहुत कम है। मेरी कसम, तुम यहाँ से भागो वरना ये लोग तुम्हें भी मार डालेंगे। मैं यहाँ रोकता हूँ, जाओ बिंदिया, मैं मेरी कसम। उसके बाद बिंदिया वहाँ से भाग जाती है। भागते भागते वो शहर पहुँच जाती है। वहाँ बिंदिया शहर में किसी को नहीं जानती थी। वो शहर में पागलों की तरह सड़क पर भटकने लगती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाता है। इस बीच गौरी गांव आती है तो उसे बिंदिया गांव में नहीं मिलती है। आखिर मुझे बताइए, बिंदिया कहाँ जा सकती है? गौरी बिंदिया के बारे में पता लगाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन बिंदिया उसे कहीं नहीं मिलती। ऐसे ही महीना बीत जाता है। एक दिन गौरी और उसका पति गोविंद दोनों अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे। तभी एक पागल सी लड़की उसके गाड़ी के सामने आ जाती है। ए लड़की, तुझे मरने के लिए मेरी गाड़ी मिली है? तभी वो लड़की बेहोश हो जाती है। दोनों जब बाहर निकलकर देखते हैं तो वो बिंदिया होती है। गोविंद, ये तो मेरी वही दोस्त बिंदिया है जिसे मैं पिछले 1 महीने से ढूंढ रही थी। इसी के बारे में मैंने तुम्हें बताया था। उसके बाद दोनों बिंदिया को अपने साथ लेकर घर आते हैं। थोड़ी देर बाद बिंदिया को होश आता है तो वो अपने साथ हुई सारी घटनाओं के बारे में गौरी को बताती है। तो चिंता मत कर बिंदिया, मैं उस मुखिया के बेटे को नहीं छोड़ूंगी, मैं उन्हें जेल भेज कर रहूंगी। गौरी, वे लोग बहुत ही खतरनाक है, प्लीज तू इन सब चक्करों में मत पड़, तू उन सब से दूर रह। प्लीज गौरी, तुम्हें मेरी कसम। बिंदिया, तू टेंशन मत ले, तू मेरी दोस्त ही नहीं बल्कि मेरी बहन भी है और अब से तू मेरे साथ यही रहेगी। उसके बाद बिंदिया शहर में गौरी के साथ ही रहने लगती है। ऐसे ही काफी समय बीत जाता है। गौरी, आखिर मैं कब तक तुम लोगों पर ऐसे बोझ बनकर रहूंगी? मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मुझे भी कोई काम लगवा दो और मुझे यही आसपास कोई किराए का मकान दिलवा दो। उसके बाद गौरी बिंदिया को अपने ही हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी लगवा देती है और उसे किराए का एक फ्लैट भी दिला देती है। उसके बाद गौरी अपने पुराने जीवन को भूलकर पूरा जीवन मरीजों की सेवा में लगा देती है और उसके इस नेक काम में उसकी दोस्त गौरी हमेशा उसके साथ रहती है। बरसात में परी ने दिया जादुई रेन गाउन। हे भगवान, फिर से बारिश शुरू हो गई। अब तो मैं बारिश में पूरी तरह से भीग जाऊंगी। तभी सुमन की नजर उन लोगों पर पड़ती है जो बारिश में रेन सूट पहनकर चल रहे होते हैं। ये देखकर सुमन कहती है, काश मेरे पास भी अगर रेनकोट होता तो मैं भी इस बारिश में इस तरह भीगती नहीं और ना ही मेरी तबीयत खराब होती। पर हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि हम लोग ये रेनकोट खरीद सके। इतना कहकर सुमन जैसे तैसे बारिश में भीगते हुए अपने घर पहुंचती है। उसी समय उसकी भाभी नीलम उससे कहती है, अरे सुमन, तुम इस तरह बारिश में भीगते हुए क्यों आ गई?
कुछ देर कहीं खड़े होकर बारिश रुकने का इंतजार कर लेती। क्या करती भाभी, अगर बारिश रुकने का इंतजार करती तो शाम हो जाती, फिर माँ भी चिंता करने लगती और मेरे पास कोई फोन तो है नहीं कि मैं आप लोगों को फोन करके इन्फॉर्म कर देती। इसलिए भाभी प्लीज आप भैया से बोलो ना वो मेरे लिए भी एक रेन सूट ले आए ताकि मैं भी बारिश में बिना भीगे कॉलेज जा सकूं। अरे सुमन बेटा, तू कब से इन गीले कपड़ों में खड़ी है? जल्दी से जाकर कपड़े बदल ले वरना तुझे सर्दी लग जाएगी। और नीलम बहू तू जाकर इसके लिए एक कप चाय बना दे ताकि इसे थोड़ी गर्माहट मिल सके। सुमित्रा के इतना कहने पर सुमन अपने कपड़े बदलने चली जाती है और नीलम उसके लिए चाय बनाने लगती है। तभी रात होते होते सुमन की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और वो जोर जोर से चीखने लगती है। उसी समय नीलम कहती है, देखा जिस बात का डर था वही हुआ ना, बारिश में भीगने की वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो गई ना। अब भला इतनी रात में हम तुम्हारे लिए दवाई कहाँ से लाएं? और न ही इस समय पर घर में एक भी पैसा है। पता नहीं भगवान हमारी और कितनी परीक्षा लेंगे। नीलम की ये बात सुनकर उसका पति विरजेश कहता है, ये सब तो ठीक है, लेकिन अब हमें कैसे न कैसे करके सुमन के लिए दवाई लानी ही पड़ेगी ना। इसलिए माँ मैं बाहर जाकर देखता हूँ, शायद कुछ न कुछ जुगाड़ हो जाए। लेकिन बेटा तू बाहर कैसे जाएगा? बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है, कहीं तू भी बारिश में भीग गया तो और ज्यादा मुसीबत हो जाएगी। इसलिए तू रहने दे, मैं घर पे ही कुछ घरेलू उपाय करके सुमन के लिए दवाई बना देती हूँ। तब तक नीलम बहू तू ऐसा कर, तू सुमन के लिए हल्दी वाला दूध बना दे। इतना सुनकर नीलम सुमन को थोड़े से दूध में हल्दी डालकर पीने के लिए दे देती है, जिससे सुमन को काफी राहत मिलती है। लेकिन उसकी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं होती, जिसकी वजह से वो 3-4 दिनों से कॉलेज नहीं जा पाती है। और जब कुछ दिनों बाद बारिश नहीं होती है तो उन दिनों सुमन बड़े ही आराम से अपने कॉलेज आ जा पाती है। लेकिन फिर एक दिन अचानक से बहुत तेज बारिश होती है, जिसकी वजह से सुमन फिर से बारिश में भीग जाती है और उसकी तबीयत फिर से खराब हो जाती है। और वो अपनी भाभी से कहती है, भाभी मैंने आपसे कहा था ना, आप भैया से कहकर मेरे लिए भी एक रेन सूट मंगवा दीजिए, वरना मैं ऐसे ही बारिश में भीगती रहूंगी और मेरी तबीयत खराब होती रहेगी। और आपको तो पता है ना मेरा फाइनल एग्जाम आने वाला है। अब ऐसे में अगर मैं बीमार पड़ी रहूंगी तो फिर मैं अपना एग्जाम कैसे दूंगी? सुमन मैं तुम्हारी बातें समझ सकती हूँ, लेकिन तुम्हें तो पता है ना इस बारिश की वजह से तुम्हारे भैया का काम बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, इसलिए घर में बिल्कुल भी पैसे नहीं है और बड़ी मुश्किल से तो हम 2 वक्त का खाना खा पा रहे हैं। फिर ऐसे में हम लोग रेन सूट कैसे खरीद पाएंगे? बहू मेरे पास ये 10 रुपए पड़े हैं, तू बाजार जाकर अदरक खरीद ला, हम उसी का काढ़ा बनाकर इसको पिला देंगे। वरना अगर इसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जी माँ जी। इतना कहकर नीलम सर पर प्लास्टिक की बोरी ओढ़े हुए बाजार जाने लगती है और कहती है, हे भगवान और कितनी परीक्षा लेगा तू हम गरीबों की? पहले ही हमारे घर की हालत इतनी खराब है और अब बारिश में भीगने की वजह से सुमन की तबीयत भी खराब हो गई है। और अगर उसकी तबीयत ऐसे ही खराब होती रही तो वो अपना फाइनल एग्जाम नहीं दे पाएगी। अब हम ऐसे में उसके लिए रेन सूट कहाँ से लेकर आए? हमारे घर पर तो खाने तक को पैसे नहीं है। सुमन इतना कहते हुए आगे बढ़ ही रही थी, तभी उसकी नजर पेड़ के नीचे बैठी एक गरीब औरत पर जाती है, जो हाथ में अपने नवजात बच्चे को लिए पेड़ के नीचे बैठी होती है और बारिश की वजह से उसका नवजात बच्चा भी भीग रहा होता है। तभी नीलम उसके पास जाती है और कहती है, सुनो बहन, तुम इतनी बारिश में इतने छोटे से बच्चे को लेकर यहाँ क्यों बैठी हुई हो? ऐसे तो तुम्हारे बच्चे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। तो मैं कहाँ जाऊँ बहन, मुझ गरीब के पास तो रहने का कोई ठिकाना तक नहीं है। जैसे तैसे करके इस पेड़ के नीचे बैठकर अपने बच्चों को इस बारिश से बचा रही हूँ। कोई बात नहीं बहन, तुम ऐसा करो, तुम ये बोरी रख लो, इससे तुम अपने बच्चों को बारिश के पानी से बचा पाओगी। और हाँ, ये लो 10 रुपए,
इसे तुम अपने बच्चों के लिए दूध खरीद लेना, शायद ये बहुत भूखा है इसलिए इतना रो रहा है। नीलम के इतना कहते ही वो औरत एक सुंदर सी परी में बदल जाती है, जिसे देखकर नीलम बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। उसी समय वो परी कहती है, सच में तुम एक बहुत अच्छी इंसान हो, खुद इतनी तकलीफों से गुजर रही हो, लेकिन फिर भी तुमने मेरी मदद करनी चाहिए। भला आजकल इस दुनिया में ऐसे लोग कहाँ होते हैं। लेकिन आप कौन हैं और ये अचानक से आप ऐसे कैसे बदल गए? मैं परीलोक की रानी परी दिव्या हूँ और मैं कभी कभार धरती पर लोगों की परीक्षा लेने आ ही जाती हूँ, और आज तुम्हारे ये दयालुपन देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैं तुम्हें ये जादुई रेन गाउन देना चाहती हूँ। तुम इसे अपनी ननद को दे देना, और जब तुम्हारी ननद ये जादुई रेन गाउन पहनेगी तो तुम्हें इसका जादू अपने आप पता चल जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रानी परी। आपको नहीं पता, पर मुझे इस समय इस रेन गाउन की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। और इस तरह नीलम वो रेन गाउन लेकर अपने घर वापस आ जाती है। और अगले दिन जब सुमन अपने कॉलेज जा रही होती है तो नीलम उसे रेन गाउन देते हुए कहती है, ये लो सुमन, तुम्हारा रेन गाउन, तुम आज इसी को पहनकर कॉलेज जाना। सच में भाभी, आप बहुत अच्छी हो भाभी, आखिरकार आप मेरे लिए रेन गाउन ले ही आई। इतना कहकर सुमन वो रेन गाउन पहनकर अपने कॉलेज जाने लगती है। तभी रास्ते में बहुत ही तेज बारिश हो जाती है, लेकिन इस बार सुमन को बारिश में भीगने का कोई डर नहीं होता। उसी समय वो देखती है कि रास्ते पर कुछ लोग खड़े होकर गर्मा गर्म भुट्टे खा रहे होते हैं, जिसे देखकर सुमन कहती है, काश मेरे पास भी पैसे होते तो मैं भी इस बारिश में गर्मा गर्म भुट्टे खा पाती। सुमन के इतना कहते ही अचानक से उसके हाथ में भुट्टा आ जाता है, जिसे देखकर सुमन कहती है, अरे ये क्या, ये अचानक से मेरे हाथ में भुट्टा कहाँ से आ गया? क्योंकि मैंने तो कोई भुट्टा नहीं खरीदा, पर ये आया कहाँ से? आज तक मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। कहीं ये रेन गाउन की वजह से तो नहीं? काश मुझे गर्मा गर्म चाय मिल जाए। और इस तरह फिर से सुमन के एक बार कहने पर उसके हाथ में गर्मा गर्म चाय आ जाता है, जिसके बाद सुमन समझ जाती है कि वो रेन गाउन एक जादुई रेन गाउन है। और ये देखकर सुमन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और फटाफट से अपने घर जाकर इस बारे में सबको बता देती है। जिसके बाद नीलम कहती है, हाँ, मुझे रानी परी ने कहा तो था कि ये जादुई रेन गाउन है, पर मुझे उनकी बातों पर उस समय विश्वास नहीं हुआ था। अरे बहू, इस जादुई रेन गाउन की वजह से हमारे घर में तो खाने का भंडार भर चुका है। आपने बिल्कुल सही कहा माँ जी, अब इस जादुई रेन गाउन की मदद से हम लोगों की सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। और फिर इस तरह जादुई रेन गाउन मिल जाने की वजह से नीलम के परिवार की सारी तकलीफें दूर हो जाती है। और अब उन्हें किसी भी चीज की जरूरत होती तो वे लोग उस जादुई रेन गाउन से मांग लिया करते थे। और अब उनका पूरा परिवार बिना किसी तकलीफ के एक साथ हंसी खुशी जीवन जीने लगते हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है अनोखा लहंगा और फेस क्रीम का जादू। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये नई कहानी। दिल्ली के एक छोटे से कॉलोनी में पिंकी अपने माता पिता के साथ एक छोटे से किराए के घर में रहती थी। पिंकी के पिता कमलेश एक फैक्ट्री में काम किया करते थे और उसी से उनके घर का गुजारा चलता था। एक बार की बात है, कमलेश जब फैक्ट्री में काम कर रहा था तभी अचानक उसे हार्ट अटैक से कमलेश की मृत्यु हो जाती है। पिता के मृत्यु के बाद पिंकी की माँ सुशीला पूरी तरह से टूट जाती है। घर में 4 दिनों से कुछ भी नहीं बना था। मुझे हिम्मत रखना होगा, अगर मुझे कुछ हो गया फिर मेरी बेटी का ख्याल कौन रखेगा? ये सोचकर सुशीला उठती है और किचन में जाकर पिंकी के लिए खाना बनाकर लाती है। पिंकी, रोते नहीं बेटा, चलो चुप हो जाओ और ये लो खाना खा लो।
माँ, पिताजी हमें छोड़कर क्यों चले गए माँ? क्या अब पिताजी कभी नहीं आएंगे? बेटा, पिताजी हमें छोड़कर कहीं नहीं गए हैं, वो यही है हमारे पास। वो अब आसमान में तारा बन गए हैं। वो जब चाहे तब तुम्हें और मुझे देख सकते हैं। अब चलो खाना खा लो। माँ, आप भी खाना खा लो माँ, आपने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। फिर दोनों माँ बेटी खाना खाकर सो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। फिर एक दिन उस मकान की मालकिन आती है। बस बहुत हो गया तुम दोनों माँ बेटी का, अब और नहीं। मेरा घर कोई अनाथ आश्रम नहीं है जो तुम दोनों यहाँ आराम से बैठी हो। 2 महीने से ज्यादा हो गया है, पर अभी तक तुमने हमें किराया नहीं दिया। मालकिन, आपको तो पता ही है हमारी क्या हालत है। बस कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए, मैं जल्दी ही काम करके आपके सारे पैसे चुका दूंगी। मालकिन, मुझे घर से मत निकालिए मालकिन, मुझ गरीब पर तरस खाइए। इतने दिनों से तरस ही खाती आ रही थी जो तुम्हें फ्री में रहने को दे दिया, पर अब और नहीं। जल्दी से मेरा घर खाली करो, नहीं तो धक्के मारकर बाहर कर दूंगी, समझी? अब क्या होगा माँ? अब हम कहाँ जाएंगे? पहले तो हमें पिताजी छोड़कर चले गए, अब हमारा ये घर भी नहीं रहा। तू चिंता मत कर बेटी, अभी तेरी माँ जिंदा है, चल मेरे साथ। इस तरह दोनों माँ बेटी घर को खाली करके वहाँ से चली जाती है। सुशीला घर घर जाकर काम की तलाश करती है, लेकिन उसे कहीं कोई काम नहीं मिलता है। अंत में सुशीला को एक घर में झाड़ू पोछे का काम मिल जाता है, लेकिन वहाँ की मालकिन बहुत ही खड़ूस थी। वह सुशीला की मजबूरी का फायदा उठाते हुए बहुत ही कम तनख्वाह में उसे अपने यहाँ काम पर रख लेती है। वह सुशीला से पूरे घर का सारा काम करवाती है और रात को बचा हुआ खाना खाने को देती है और उसे सोने के लिए गंदे वाले स्टोर रूम देती है। लेकिन सुशीला बिना कुछ बोले मालकिन की सारी बात माना करती है और इस तरह से दिन बीत रहे थे। एक दिन, सुशीला, तेरी ये बेटी फालतू में दिन भर यहाँ बैठी रहती है, इसकी वजह से तुम भी ठीक से घर के कामों में ध्यान नहीं दे पाती हो। पास ही मेरा एक ढाबा है, कल से तुम अपनी बेटी को ढाबे पर बर्तन साफ करने के लिए भेज देना। मालकिन, पिंकी अभी बची है। मालकिन, मैं जाकर ढाबा की साफ सफाई कर दिया करूँगी, कृपया मेरी बेटी से काम मत करवाइए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। ठीक है, तो फिर कल से तुम वही ढाबे पर काम करोगी और वहीं रहोगी, समझी? ठीक है मालकिन। अगले दिन सुशीला ढाबे पर चली जाती है। सुशीला के जाते ही इधर अकेले में मालकिन पिंकी से घर का सारा काम करवाने लगती है। ए लड़की, बैठी क्या है, तुम्हें दिखाई नहीं देता? किचन में इतने सारे गंदे बर्तन पड़े हैं, चल जा, जाकर उसे साफ कर ले। पिंकी किसी तरह बर्तन साफ कर देती है। अब तो उसकी मालकिन आए दिन पिंकी से घर का कुछ न कुछ काम करवाया करती है। फिर एक दिन, पिंकी, जा मेरे लिए 1 कप चाय बना कर ले आ। पर मालकिन, मुझे तो चाय बनाने नहीं आता है। अच्छे से जानती हूँ तेरे बहाने को, दोबारा से कुछ बनाने को ना कहूँ इसलिए नाटक कर रही है ना। जा जल्दी से चाय बना कर ले आ, वरना मार मार के घर से धक्के देकर बाहर कर दूंगी। पिंकी डरते डरते किचन में चली जाती है और चाय बनाने लगती है। तभी अचानक से चाय पिंकी के ऊपर गिर जाता है और पिंकी का पूरा चेहरा जल जाता है। तभी पिंकी जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगती है, आह माँ, बचाओ, मुझे बचाओ। अरे कमीनी, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? मुझे बहुत तेज जलन हो रहा है माँ, मेरी माँ को बुला दो प्लीज। जैसे ही सुशीला को पता चलता है कि उसकी बेटी जल गई है, वो भागते हुए ढाबे से घर आती है। बेटी, ये तुझे क्या हो गया बेटी? माँ, मैं चाय बना रही थी, तभी चाय मेरे ऊपर ही गिर गया माँ, मुझे बहुत तेज जलन हो रही है माँ, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो ना माँ। मालकिन, कृपया मेरी बेटी का इलाज करवा दीजिए ना, मैं उसे तकलीफ में नहीं देख सकती, उसे बहुत दर्द हो रहा। मालकिन, मेरे पास इतना फालतू का समय नहीं है, समझी? ये लो 500 रुपए और जा किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाकर इसका इलाज करवा लेना। और हाँ, अब से
यहाँ काम करने की भी कोई जरूरत नहीं है। तुम जैसे गवार लोग मुझे नहीं चाहिए। सुशीला अपनी बेटी को सरकारी अस्पताल में इलाज करवाती है। पिंकी ठीक तो हो जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर काफी दाग और धब्बे आ जाते हैं। ये शहर हम गरीब लोगों के लिए नहीं है बेटी। बेटी, हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। उसके बाद सुशीला बस पकड़कर अपने गांव चली जाती है और गांव जाकर अपने भाई को सारी बातें बताती है। सुशीला का भाई राजेश गांव में अपनी पत्नी बबीता और बेटी स्वीटी के साथ रहता था। बहन, वहाँ शहर में इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। अच्छा किया बहन जो तुम दोनों यहाँ आ गई। अब सब ठीक हो जाएगा। चलो अब तुम दोनों आराम करो। तभी सुशीला की भाभी राजेश को अपने पास बुलाकर कहती है, देखो जी, ये तुम्हारी बहन यहाँ नहीं रह सकती। पहले से हमारा इतना खर्चा है, ऊपर से अब ये और इसकी जली हुई बेटी यहाँ रहेगी तो हमारा खर्चा कितना बढ़ जाएगा। देखो, हमने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखा है। इसे अभी के अभी यहाँ से भेजो, वरना मैं कल सुबह अपने बच्चों को लेकर मायके चली जाऊंगी। तुम ये कैसी बात कह रही हो भाग्यवान? मैं रात के अंधेरे में सुशीला को कैसे जाने को कहूँ? सुबह होने दो, फिर मैं उससे बात करता हूँ। सुशीला ये सब सुन लेती है और वो रो पड़ती है। किसी भी तरह सुशीला वो रात वहीं काट लेती है, लेकिन सुबह होते ही वो अपनी बच्ची को लेकर बिना किसी को कुछ बताए वहाँ से चली जाती है। चलते चलते कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। माँ, तुम यहाँ क्यों बैठ गई? माँ, अब हम कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे माँ? काश मेरे पिताजी जिंदा होते तो हमें ये दिन कभी नहीं देखना पड़ता। तुम बिल्कुल सही कर रही हो बेटी, लेकिन लगता है भगवान को हमसे हमारी खुशी देखी नहीं जा रही, तभी तो वो हमें और ज्यादा दुख दिए जा रहे हैं। हे ऊपर वाले, अगर मारना ही है तो एक बार में उठा लेना। क्यों ऐसे तरपा तरपा कर मार रहा है? ऐसा मत कहो माँ, पहले ही पिताजी मुझे छोड़कर जा चुके हैं, अब तुम भी चली गई तो मेरा क्या होगा माँ? माँ, आपने कहा था कि पिताजी आसमान में तारा बनकर हमें देख रहे हैं, तो क्या वो इस वक्त भी हमें देख रहे हैं? हाँ बेटा। ताजी, अब तो भगवान के पास हो ना, और मैंने सुना है कि भगवान जी के पास ऊपर बादलों में बहुत सारी परियां होती है और उस परियों के पास बहुत सारा जादुई शक्ति भी होती है। पिताजी, आप फिर हमारी मदद के लिए किसी परी को क्यों नहीं भेज देते हैं पिताजी? पिंकी की मासूमियत भरी बातें सुनकर सुशीला के आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वहाँ से रानी परी गुजर रही थी। वो छुपकर दोनों माँ बेटी की सारी बातें सुन लेती है। कितनी मासूम और प्यारी बच्ची है। भगवान, तू हमेशा अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों करता है? लगता है अब मुझे ही इसकी मदद करनी होगी। फिर परी पिंकी के पास जाती है और बोलती है, पिंकी बेटा, मैं रानी परी हूँ। माँ, देखा, मैंने कहा था ना, पिताजी हमारी मदद के लिए परी को जरूर भेज देंगे। हाँ पिंकी बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे तुम्हारे पिताजी ने ही भेजा है। उन्होंने अपनी प्यारी बेटी के लिए ये जादुई लहंगा भिजवाया है और जादुई फेस क्रीम भी। ये दोनों चीजें जादुई हैं। तुम इस लहंगे को पहनकर जो भी कुछ मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा, और ये जादुई फेस क्रीम को तुम अपने चेहरे पर लगा लोगी तो तुम्हारा ये जला हुआ चेहरा पहले की तरह अच्छा हो जाएगा। क्या उन्हें दूर रहकर भी हमारी इतनी चिंता है? वो आप दोनों को उतना ही याद करते हैं जितना कि आप दोनों उन्हें याद करते हैं। अब हमेशा अपनी बेटी के साथ खुश रहना। इतना बोलकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है। पिंकी खुशी खुशी वो लहंगे को पहनकर जादुई फेस क्रीम लगा लेती है। फेस क्रीम लगाते ही पिंकी का चेहरा पहले से भी ज्यादा सुंदर हो जाता है। हे जादुई लहंगे, हमें हमारे रहने के लिए एक सुंदर सा घर दिला दीजिए ना प्लीज। पिंकी के इतना बोलते ही वहाँ बहुत ही आलीशान सुंदर सा घर बनकर तैयार हो जाता है और फिर दोनों माँ बेटी उस घर के अंदर जाकर हंसी खुशी रहने लगते हैं। अब दोनों की जिंदगी में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होती है।
उन्हें जब भी जिस चीज की जरूरत होती है वो उस जादुई लहंगे से मांग लेती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल पोरो टीवी को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको अच्छी और मजेदार कहानियाँ देखने को मिलती रहे। बाय बाय दोस्तों।